अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के रहम करम से आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, क्लास हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्टडी किया था, दैट इज़ लिवर। लिवर के फंक्शंस आपको बताए थे, मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये किस तरह से वो क्या क्या चीज़ें बनाता है, स्टोर करता है, कन्वर्ट करता है, रिसाइकल करते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उनका होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट होता है। आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे लिवर का आपको मैंने बताया था, लिवर पे कंप्लीट नोट भी आता है एज अ लॉन्ग, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसका टेबल है जो कि फंक्शंस का है। येलो बॉक्स टेबल है, आपको गिवन है उसमें बुक में 5 फंक्शन उसके गिवन है, वो आपने अच्छी तरह से लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, सेकेंड इन अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस, जिसमें हमने किडनी की बेस पे आज हमें स्टडी करना है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, बहुत सिंपल से अगर हम कहें तो किडनी और उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। मतलब अगर आप किडनी एंड अदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स फॉर्म यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को आप दूसरी तरह से या प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूराइन। यूराइन प्रोडक्शन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम को हम रिनल सिस्टम भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसको यूरिनरी ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम को हम रिनल सिस्टम भी कहते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यानी कि ये वो सिस्टम है जिससे यूराइन की प्रोडक्शन होगी, वो यूराइन जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं। आपके सामने यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम मौजूद है, आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये भी बना सकते हो, जो बुक पे मेंशन है वो भी बना सकते हो, या अगर आपको अपनी आसानी के लिए आप नेट से ढूंढना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं। यूरिनरी सिस्टम के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज किडनीज, जिसे हमें पता है किडनी पैर की फॉर्म में होती हैं और कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, अगेंस्ट द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। तो पहला पार्ट इसका है किडनी, सेकेंड पार्ट इज यूरिटर, थर्ड पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ इज यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है, किडनी, लेफ्ट किडनी भी और राइट साइड किडनी भी। सेकेंड पार्ट है यूरिथर, थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ पार्ट है इसका यूरिथ्रा। अब यहाँ पे अगर हम वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करें तो किडनी की बात करें, किडनी जैसे हमने कहा कि पैर की फॉर्म में होती है, इसमें एक राइट साइड किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड किडनी होती है, अगेंस्ट द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल इसकी लोकेशन होती है। उसके अलावा राइट साइड किडनी जो है, यानी कि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, और इनके टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोनल सिक्रीशंस करते हैं जिनका काम किडनी से रिलेटेड होता है, ये आगे फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। वेटेज के लिहाज से बात करें तो टोटल बॉडी वेट में सिर्फ 1 और लेस देन 1% वेट जो है वो किडनीज का होता है। ठीक है, 1% और लेस देन 1% किडनी का वेट होता है। सो उस लिहाज से किडनी में उतना ही ब्लड आना चाहिए। किडनी का काम क्या है, बॉडी के ब्लड को क्लेरिफाई करना, बॉडी के ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको साफ करना, उनको क्लियर करना। तो किडनी के अंदर जब हार्ट बीट करता है, हर कार्डियक बीट पे 20% ब्लड जो है वो किडनी में ट्रांसफर किया जाता है। ऑन ईच कार्डियक बीट 20% ब्लड इज ट्रांसफर्ड इन किडनी। 20% ब्लड जो है वो किडनीज को सप्लाई किया जाता है, किस काम के लिए, उसको उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर करने के लिए, उस खून को साफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट इज यूरिटर। यूरिटर क्या है, किडनी से जितना भी यूराइन ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद यूराइन फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होते हैं, ट्यूबुलर सिस्टम जो होता है, उनकी बेस पर अगर हम बात करें तो यूराइन जो है वो कलेक्ट होता है, इसकी एक सेंट्रल कैविटी होती है, उसको कहते हैं पल्विस।
ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो किडनी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें दो रीजन होते हैं, एक आउटर रीजन जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरा इसके अंदर होता है एक इनर रीजन जिसको हम मिड्यूला कहते हैं। आउटर रीजन जो है वो थोड़ा सा डार्कर होता है, यानी कॉर्टेक्स जो है वो डार्कर रीजन होता है, जबकि मिड्यूला जो कि इनर रीजन है वो पेल रीजन होता है। उसके बाद किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर फंक्शनल बेसिक यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो यूराइन की प्रोडक्शन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। किडनी का हमने यही काम बताया अभी कि ब्लड, बॉडी के ब्लड को क्लियर करना किडनी का काम है, ठीक है। तो जब यूराइन प्रोडक्शन होगी इट मींस कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूराइन में ट्रांसफर होते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, जो आगे फर्दर डिवाइडेड होता है, फर्दर ट्यूबुलर सिस्टम इसमें मौजूद होता है जो यूराइन की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो उसमें ब्लड जब एंटर होगा, किडनी में जब ब्लड आता है वहां पे उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, फर्दर इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम्स होते हैं, उन ट्यूबुलर सिस्टम से ब्लड पास ऑन होकर यूराइन फॉर्मेशन करवाने के बाद जो है ब्लड बॉडी से, ब्लड किडनी से रिलीज हो जाता है, बाहर वापस अब कह रहे हैं कि बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि जो वेस्ट मटेरियल उसमें से निकाला जाता है वो यूराइन की फॉर्म में आगे फर्दर किडनी की सेंट्रल कैविटी जिसको हम पल्विस का नाम देते हैं उसमें आकर स्टोर होता है। इस पल्विस को क्रॉस करते हुए, इस पल्विस के थ्रू किडनी से यूराइन जो है वो निकलता है और यूरेटर के जरिए, यूरेटर के थ्रू क्रॉस होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। पल्विस क्या है, पल्विस किडनी की सेंट्रल कैविटी है जहां पे यूराइन कलेक्ट होता है फॉर्मेशन के बाद। पल्विस से आगे एक डिप्रेशन आती है, एक इन्वेजिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं हाइलस। हाइलस वो रीजन है जहां पे किडनी से यूरेटर कनेक्ट होता है किडनी के साथ, उसके अलावा रिनल आर्टरी, रिनल वेन्स जो है वो इस इन्वेजिनेशन के जरिए किडनी के अंदर एंटर होती है। अब यहाँ पे मैंने भी कहा कि ब्लड किडनी के अंदर आता है, ब्लड किडनी से बाहर जाता है। अब ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं आर्टरीज। जो ब्लड को लेकर जाती हैं उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेन्स। सो यहाँ पर अगर बात करें अयोटा जो कि सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड लेकर आएगी किडनी में वाया रिनल आर्टरीज, ठीक है। और दूसरी है रिनल वेन जो किडनी से ब्लड को लेकर जाएगी, लेकर जाकर उसको ट्रांसफर करेगी इंफीरियर वेना कैवा और वहां से वापस हार्ट में, ठीक है। दोबारा से एक दफा डायरेक्शन इसकी देख लें। हार्ट से ब्लड ट्रांसफर हुआ अयोटा में, अयोटा से ब्लड जाएगा रिनल आर्टरी में, रिनल आर्टरी से ब्लड एंटर हो गया किडनी में, ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, यूराइन फॉर्मेशन के लिए उसमें से चीजें निकाल ली गई, ब्लड फिल्टर होने के बाद, साफ होने के बाद किडनी से वापस बाहर आएगा रिनल वेन के थ्रू, ठीक है। वो रिनल वेन ब्लड को आगे ट्रांसफर करेगी इंफीरियर वेना कैवा में। और इंफीरियर वेना कैवा ब्लड को वापस ले जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है किडनी के अंदर, उसकी एंट्री कैसे होती है, ब्लड किडनी से बाहर कैसे आता है, उसके लिए ये आपको मैंने थोड़ा सा स्केच आउट कर दिया है। तो रिनल का मतलब क्या है, जैसे भी मैंने पहले कहा यूरिनरी सिस्टम को हम रिनल सिस्टम भी कहते हैं। रिनल टर्म यूज होती है किडनीज के लिए। तो जो ब्लड वेसल ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आएगी वो होगी रिनल आर्टरी, और जो ब्लड वेसल ब्लड को किडनी से बाहर लेकर आएगी दैट विल बी रिनल वेन। क्लियर है पॉइंट। सो ब्लड कितना परसेंट ब्लड ट्रांसफर होगा या सप्लाई किया जाएगा किडनी को प्योरिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन के लिए 20% ब्लड। सेकेंड बात हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे किडनी के साथ यूरेटर। यूरेटर कनेक्ट होता है किडनी के साथ किस काम के लिए, किडनी की पेल्विस में जब सेंट्रल कैविटी है उसमें जब यूराइन स्टोर होता है तो किडनी से यूराइन रिलीज होकर यूरेटर में ट्रांसफर होगा जो कि एक फाइन डक्ट, एक आप कहने के फाइन ट्यूब होती है। यूरेटर से आगे इन ओपनिंग्स यानी कि यूरेट्रल ऑरिफाइस, इन ओपनिंग्स के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड ट्रांसफर होता है। अब आपको देखने में नजर आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इट्स अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले ये कंस्ट्रिक्टेड होता है, जब इसमें यूराइन फॉर्मेशन के बाद जब यूराइन ट्रांसफर किया जाता है तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है। 500 से 700 ml या 800 से 2000 ml यूराइन इसमें स्टोर हो सकता है। मोस्टली कहा जाता है कि 500 से 700 ml जो है यूराइन वो इसमें फिलअप हो सकता है। और अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 800 से
2000 ml यूराइन की प्रोडक्शन होती है। ये प्रोडक्शन, ये अमाउंट जो है कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारी किडनी के फंक्शन पे और हमारे वाटर इनटेकिंग, यानी कि हम पानी जितना पिएंगे, हमारी बॉडी में जितना वाटर यूज होगा उतना ही यूराइन प्रोडक्शन हो सकती है। जितनी ज्यादा पानी की प्रोडक्शन होगी या वाटर की सप्लाई होगी, यूराइन की प्रोडक्शन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से या उसी चीज पे डिपेंड करते हुए होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यानी कि फोर्थ पार्ट, दैट इज यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूराइन को ट्रांसफर किया जाता है या कहने के ड्रेन किया जाता है, राइट और लेफ्ट किडनी के जो यूरिटर्स हैं, जब ये दोनों किडनी से यूराइन को यूरिनरी ब्लैडर में ड्रेन करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं इन ओपनिंग्स के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में तब तक यूराइन रहेगा जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं आता उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर से यूराइन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कैसे किया जाएगा? देन थ्रू अ फाइन डक्ट और अ फाइन ट्यूब, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो ट्यूब या डक्ट है जिसके जरिए जिसकी ओपनिंग्स के जरिए ड्यूरिंग यूरिनेशन यूराइन को बॉडी से रिलीज या एक्सक्रीट आउट किया जाता है। इसकी जो ओपनिंग है उसको, क्योंकि वो बाहर की तरफ ओपन होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस। अब अगर हम मेल और फीमेल के लिहाज से बात करें तो मेल्स के अंदर ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस को पेनिस का नाम दिया जाता है, जिसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। पेनिस, जिसमें यूरिनोजेनिटल, इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं इन केस ऑफ मेल्स। यूरिनोजेनिटल डक्ट का मतलब क्या है? यूरिनो मतलब यूराइन एंड जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि मेल्स के अंदर यूरिनेशन के लिए और स्पर्म्स को रिलीज करने के लिए एक ही ओपनिंग है, दैट इज पेनिस, यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट या एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस। इसी चीज को अगर आप फीमेल्स में बात करते हो तो फीमेल्स में यूराइन जो है वो नियर द वेजिना एम्पिटाई होता है, रिलीज होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, एक यूरिनेशन के लिए और दूसरी जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, जिसको हम वेजाइना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लेबलिंग की हुई है स्फिंक्टर मसल। जैसे हमने अपने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, रिंग ऑफ मसल्स के नेम हमने पढ़े थे, कार्डियक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। बेसिकली वो रिंग ऑफ मसल्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते जब उनको किसी तरह का सिग्नल या मैसेज मिलता है। उसी तरह से जब यूरिनरी ब्लैडर में यूराइन स्टोर होता है, जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा, ब्रेन आगे फर्दर कन्वे नहीं करेगा, यूराइन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता। ठीक है, तो स्फिंक्टर मसल कहाँ पे लोकेटेड होता है? नियर द जंक्शन, जहां पे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा का यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, वहां पर एक रिंग ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। जैसे ही ब्रेन से मैसेज कन्वे होता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? यूराइन जो है वो यूरिथ्रा और उसकी ओपनिंग के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, या सिर्फ इसकी डायग्राम भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है विद लेबलिंग। और उसके अलावा इस सिस्टम के फंक्शंस आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैंने ये फंक्शंस यहाँ पे लिख दिए, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। फंक्शंस इसके क्या क्या हैं? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? किडनी, क्योंकि हमने भी किडनी का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया, तो सबसे पहला काम क्या है यूरिनरी सिस्टम का? बॉडी से जितने भी वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनको बॉडी से इलिमिनेट करना। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर को और हमारे ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करना। उसके अलावा हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके लेवल को कंट्रोल करना भी यूरिनरी सिस्टम का ही फंक्शन है। और लास्ट वन, ब्लड की पीएच को, यानी कि जो होम्योस्टेटिक लेवल आते हैं जिसमें एसिड बेस को मेंटेन करना, उस पीएच को मेंटेन करना, उसको रेगुलेट करना भी यूरिनरी सिस्टम का ही काम है। उसके बाद आपकी बुक पे नेक्स्ट पेज पे देखें, किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, उसकी एनाटॉमी डिस्कस की गई है, तो आपने वो एनाटॉमी भी अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि ये आपको किडनी का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी जो है, ये एज अ 2 मार्क्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। लॉन्ग में ये स्ट्रक्चर नहीं आता, ज्यादा शॉर्ट में स्ट्रक्चर आता है, तो आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है। बुक वाला एग्जैक्ट बना लो, अदरवाइज आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, इजी रहेगा। इसमें लेबलिंग्स कौन कौन सी हैं? पेल्विस, जो कि इसकी सेंट्रल कैविटी है जहां पे यूराइन कलेक्ट होता है। देन हाइलस, वो इन्वेजिनेशन या डिप्रेशन जहां पर
जहां से वेन्स और आर्टरीज एंटर होती हैं, यूरेटर एंटर होता है जो अंदर फर्दर यूराइन कलेक्शन के लिए मेन वर्क कर रहे होते हैं या ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके दो पोर्शन आपको बताया, एक कॉर्टेक्स रीजन है, उसके अंदर वाला हिस्सा मेडुला रीजन है। देन यहाँ पे पैरामिड्स बने हुए हैं। ये रीनल पैरामिड्स कैसे बनते हैं? रीनल पैरामिड्स नेफ्रॉन्स की वजह से बनते हैं। नेफ्रॉन्स क्या हैं? किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो किडनी की सराउंडिंग पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं रिनल कैप्सूल। ये क्या कर रही होती है? ये किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, किसी भी तरह के हार्म से या नुकसान से या डैमेज होने से। तो ये था आपका यूरिनरी सिस्टम। इससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन क्या है? अभी जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि नेफ्रॉन किडनी के बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं टाइप्स। किडनी के अंदर नेफ्रॉन की लोकेशन के लिहाज से इसकी दो मेन टाइप्स हैं जो आपकी बुक पे मेंशन्ड है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की बेस पे भी पूछी जा सकती हैं और लॉन्ग की बेस पे भी पूछी जा सकती हैं। सो ये एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और नेफ्रॉन पे कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो भी आपने ये टाइप्स बतानी है, ठीक है। नेफ्रॉन सबसे पहले आप इसकी डिस्कस कर लें टाइप्स। अगर नेफ्रॉन की वर्किंग आती है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है तो आप सब कुछ उसमें बताओगे, उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करोगे। दो इसकी मेन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एक है कॉर्टिकल और दूसरी है जुक्स्टामेडुलरी। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, मतलब जो नेफ्रॉन्स किडनी के कॉर्टेक्स पोर्शन में मौजूद होंगी वो क्या है? वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। और वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स पे यानी कि कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे और मेड्यूला में बहुत डीपली इनर मेड्यूला तक प्रेजेंट होगी उनको हम जुक्स्टामेडुलरी कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं ये किडनी का स्ट्रक्चर है, जिस कंसिडर हम कह रहे हैं कि ये इसका कॉर्टेक्स पोर्शन है, जैसे कि मैंने वहां पे भी बनाया हुआ था। ये आप कह रहे हो कि इसका मेड्यूला यानी कि इनर रीजन है। अब यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगी वो कौन सी होंगी? वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगी। और वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर से स्टार्ट होकर अंदर मेड्यूला तक ब्रांच्ड आउट हुई हुई हैं, मेड्यूला तक डीपली प्रेजेंट हैं, इनर मेड्यूला तक एक्सटेंड कर रही हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जुक्स्टा का मतलब होता है नियर, ठीक है। तो वो नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगी वो क्या है? वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। और वो नेफ्रॉन्स जो नियर द बॉर्डर या कहने के कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे और मेड्यूला में बहुत डीप तक इनर मेड्यूला तक लूप डाउन हुई हुई है, एक्सटेंड हुई हुई है, उनको हम जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ। वो स्ट्रक्चर आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसकी वर्किंग के साथ भी बनानी है, और जहां पे आप काउंटर करंट मल्टीप्लायर यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को बताते हो वहां पे भी बनानी है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन तीनों के साथ एक ही डायग्राम आपने बनानी है। डायग्राम में मेन जो पार्ट्स गिवन है वो आपने मस्ट हाईलाइट करने हैं। उन पार्ट्स को हाईलाइट करने की बेस पे ही आप डिस्कस कर सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं।
पार्ट्स कौन कौन से हैं जरा हाईलाइट कर लें साथ साथ। इसमें मेनली स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप बात करो तो स्ट्रक्चर में हम मेनली 3 पार्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। पहला पार्ट है इसका रिनल कॉर्पसल्स। रिनल कॉर्पसल्स में 2 चीजें आती हैं, एक है बुमन्स कैप्सूल एंड अदर इज ग्लोमेरुलस। बुमन्स कैप्सूल क्या चीज है? बुमन्स कैप्सूल ये कप शेप्ड इंटरनल स्वेलिंग जो है, अंदर वाले हिस्से में जो कप शेप्ड स्वेलिंग है, इसको हम बुमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर जो इस तरह से कुछ कैपिलरीज, बॉल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, बुमन्स कैप्सूल के अंदर जो बॉल ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब यहाँ पे साथ साथ स्ट्रक्चर बताती हूँ, साथ साथ इसकी वर्किंग बताती जाती हूँ। ग्लोमेरुलस पे एक आर्ट्रियोल आती है, एक ब्लड वेसल एंटर होती है, जिसको हम एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल कहते हैं। वो ब्लड को लेकर आएगी फिल्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, यहां से जो आर्ट्रियोल ब्लड को एंटर करवाएगी बुमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस के अंदर, उसको हम कहते हैं एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल। और वो ब्लड वेसल जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेकर जाएगी, उसको हम कहते हैं, बाहर निकालेगी, उसको हम कहते हैं एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल। अब आर्ट्रियोल का मतलब क्या होता है? ये आगे सब डिवाइड होती है तो कैपिलरीज बनती है। ठीक है, तो यहां पे एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल ब्लड को फिल्टर होने के बाद फर्दर डिवाइड होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है, जो कि एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसने इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया हुआ होता है। समझ आया पॉइंट? सबसे पहला स्ट्रक्चर का हमने पार्ट क्या बताया? पहला स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट है रिनल कॉर्पसल्स, जिसमें 2 चीजें आती हैं, एक बुमन्स कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, स्वेलिंग है, दूसरा उसके अंदर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस बेसिकली बॉल ऑफ कैपिलरीज हैं या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, जहां पे ब्लड फिल्ट्रेट होगा। ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए ब्लड आएगा कहां से? एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आएगी, जबकि ब्लड फिल्ट्रेट होने के बाद एफरेंट रिनल आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को क्लीन आउट होने के बाद ब्लड को आगे फर्दर ले जाती है, जो कि आगे फर्दर डिवाइडेड होती है किसमें? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ये क्या है? दीज आर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। उसके आगे फर्दर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो आगे फर्दर एक लूप ऑफ वेसल्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसने डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप को सराउंड किया हुआ होता है, इसको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है, पहला पार्ट आपको बताया रिनल कॉर्पसल्स, दूसरा पार्ट है इसमें ट्यूबुलर सिस्टम। अब ट्यूबुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें आएंगी टिब्यूल्स। टिब्यूल्स भी कौन कौन सी हैं लेबल करती हूं, उनको हाईलाइट कर लें अपनी बुक पे। सबसे पहले आएंगी प्रॉक्सिमल। बुमन्स कैप्सूल आगे फर्दर ट्यूबुलर सिस्टम में डिवाइडेड हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं, स्टार्टिंग जो इन ट्यूब्यूल्स की है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स किस तरह के कन्वोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, कन्वोल्यूटेड होती हैं। कन्वोल्यूटेड मतलब बल खाई हुई होती है। सो स्टार्टिंग में जो होगी दैट विल बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इन शॉर्ट PCT। सेकेंडली आती है हमारे पास इनकी, अगर हम इंटरव्यूज की डायरेक्शन देखें तो यहां से हमारे पास आती हैं लूप ऑफ हेनले। ये है डिसेंडिंग लूप, इसको कहेंगे हम डिसेंडिंग लिम्फ। ठीक है, ये है हमारे पास
असेंडिंग लिम्ब। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब से जो आगे स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। जैसे बुमन्स कैप्सूल एक साइंटिस्ट के नाम पे ना दिया गया है, उसी तरह लूप ऑफ हैनले जो है ये भी साइंटिस्ट हैनले के नाम पे है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से आपको जो डायरेक्शन नजर आ रही है वो क्या है, वो डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी डायरेक्शन देख लें या थिकनेस देखें तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हैनले है वो थिक है, यहाँ पे थिन है, फिर यहाँ पे थिक है और यहाँ से थिन है। तो डिसेंडिंग लूप ऊपर से थिक होता है, नीचे की तरफ यहाँ पे यू शेप स्ट्रक्चर बनता है, वहां से ये थिन हो जाता है। उसी तरह असेंडिंग लूप जो है यहाँ से थिक होगा और जहां पे इसका यू शेप स्ट्रक्चर बनता है इसको यहाँ पे ये थिन होता है। तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आगे फर्दर जब एक्सटेंड होता है तो उसमें आगे फर्दर क्या चीज बनती है, लूप ऑफ हैनले। ये यू शेप्ड होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यू शेप्ड है, इसमें आगे 4 लूप्स बनती है, यानी कि लिम्स बनती हैं। इसके 4 हाथ बने हुए होते हैं जिसमें 2 थिक होते हैं, 2 थिन होते हैं। जो थिक है वो कौन से हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और जो थिन है वो यहाँ पे यू शेप बना रहे हैं जिसको आप प्रॉपरली इस पूरे को आप लूप ऑफ हैनले कहते हो। थर्ड इसमें ट्यूबुलर सिस्टम कौन सा है, डीसीटी। डीसीटी क्या है, यहाँ पे ये चीज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल का पॉइंट डिस्कस किया था। प्रॉक्सिमल कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, बिगिनिंग पॉइंट को, ठीक है, और डिस्टल कहते हैं लास्ट यानी कि आखिरी पॉइंट को। तो यहाँ पे बुमन्स कैप्सूल आगे यहाँ पे जिस ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हुआ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और जहां पे जाके खत्म हो रहा है वो क्या है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स आगे जाके कहां पे एम्पटाई होती हैं, लॉन्ग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। तो थर्ड पार्ट इसका क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट कह लें या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कह लें, जो आपको आसान लगे वो आप इसमें लेबलिंग दे सकते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या डक्ट क्या चीज है, बेसिकली ये वो ट्यूब्यूल है जहां पे यूराइन फॉर्मेशन के बाद, प्रोडक्शन के बाद इकट्ठा होता है और यहां से आगे पेल्विस यानी कि इस रीजन में जो पोर्शन था यहां पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक दफा फिर देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले कहा रिनल कॉप्सूल्स है। रिनल कॉप्सूल्स क्या चीज है, रिनल कॉप्सूल में 2 पार्ट्स है, एक बुमन कैप्सूल जो कि कप शेप्ड इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बॉल ऑफ कैपिलरीज इनक्लोज होते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ब्लड को लेकर कौन सी वेसल्स आती हैं, एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल ब्लड को यहाँ पर लेकर आएंगी और एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल्स जो हैं ब्लड को फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलस से बाहर लेकर आती हैं। ये आर्ट्रियोल्स आगे फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं जिनको हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। बेसिकली ये जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में नजर आती हैं। यहाँ से आगे फर्दर वुमेन्स कैप्सूल जो है वो आगे ट्यूबुलर सिस्टम में डिवाइडेड होता है। पहले जो इसमें ट्यूब्यूल्स बनती हैं वो होती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये बल्क हाइमी ट्यूब्यूल्स होती हैं। सो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे आता है डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स जो कि लूप ऑफ हैनले का पार्ट्स है। उसके आगे थर्ड इसमें जो चीज है डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इन प्रॉक्सिमल और डिस्टिल्ड और लूप ऑफ हैनले इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है उन्होंने सराउंड किया हुआ था, उसको घेरा हुआ होता है, उसको आप ये कह लें कि उसके ऊपर उलझी हुई सी होती हैं। उसके साथ साथ एक फर्दर कहने ब्लड वेसल ने लूप ऑफ वेसल की फॉर्म में डाउनवर्ड एक्सटेंड हुई होती है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर, उनको हम कहते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है, वैसा रेक्टा ने स्पेशली किस चीज को सराउंड किया हुआ होता है, वैसा रेक्टा ने लूप ऑफ हैनले को सराउंड किया हुआ होता है। थर्ड हमने कहा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैनले और डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जितना भी यूराइन मूव करता है वो आके कहाँ पे एम्पटाई होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पे इसकी कलेक्शन होती है जिसके बाद पेल्विस जो कि किडनी की सेंट्रल कैविटी है, सारे का सारा ब्लड जो है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां से यूरेटर के थ्रू किडनी के अंदर से यूराइन जो है वो बाहर निकल जाता है और वहां से आगे फर्दर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ये तो हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट के लिए लॉन्ग के लिहाज से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अगर वर्किंग देखें तो वर्किंग के इसके 3 स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप्स क्या हैं, यहाँ पे वो 3 स्टेप्स इसके नीचे ही दिए हुए हैं। उन 3 स्टेप्स को या 3 पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, उनके लिए भी ये डायग्राम जरूरी है। जस्ट सपोज अगर आपको पेपर में
लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, आपने ये डायग्राम बनानी है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर और गिव स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपने ये डायग्राम बनानी है और जितना अभी हमने पढ़ा है वहां तक आपने बताना है। वर्किंग जब पूछा जाएगा तो वर्किंग में आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं। 3 पॉइंट्स क्या हैं? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन सिक्रीशन। अब यहां पे फिल्ट्रेशन कहां पे होगी, रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होगी, सिक्रीशन कहां पे होगी? बेसिकली इन नेफ्रॉन्स के अंदर ही होगी, ठीक है, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ही होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्ट्रेशन, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ग्लोमेरुलस वॉल्स जो है सिर्फ उसी में ब्लड फिल्ट्रेट क्यों होता है। अब जैसे हमने कहा ये बॉल ऑफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस वॉल होती है पोरस, ठीक है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं ये आप कंसिडर करें ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस वॉल। अब इसकी सराउंडिंग वगैरह हम क्या हम ये कह रहे हैं कि ये पोरस है, तो पोरस का मतलब क्या होगा? ब्लड जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो जो भी दूसरे या कहने के वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो इन पोर्स से बाहर निकल आएंगे। किसकी तरफ? वुमेन्स कैप्सूल की तरफ, ठीक है, जहां से आगे कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड यूराइन प्रोड्यूस होना है। तो ग्लोमेरुलस वॉल पोरस होती है, इसलिए ब्लड इसी में फिल्ट्रेट होता है आके। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन क्या है? ब्लड जिस फोर्स के साथ आता है, जिस फोर्स के साथ ब्लड इस आर्ट्रियोल के थ्रू, इस ब्लड वेसल के थ्रू ग्लोमेरुलस वॉल के अंदर या ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है, उससे एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। तो ये 2 मेन रीजन है जिसमें हम इसकी बेस पे हम ये बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है, ये ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में ही क्यों फिल्टर होता है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पर ब्लड के अंदर से रीएब्जॉर्प्शन के लिए आगे भेजे जाएंगे। जो वेस्ट मटेरियल है उसको वुमेन्स कैप्सूल की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकेंड है इसमें रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होती है? रीएब्जॉर्प्शन इन एरियाज में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूपा फैलने वाले पोर्शन में होती है। यहाँ पे आपको पता, हमने भी बताया कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जितना भी ब्लड के अंदर यूजफुल या जो वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है यूराइन प्रोडक्शन के लिए, जो फिल्ट्रेट ट्रांसफर हुआ है, उस फिल्ट्रेट के अंदर जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, उनको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। बेशक फिर वो सॉल्ट्स हो, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो या वाटर हो, उन सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन में रीएब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर है? रीएब्जॉर्प्शन क्या है? जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस जो फिल्ट्रेट में मौजूद हैं उनको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। जबकि सिक्रीशन क्या है? सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन का रिवर्स होता है। रिवर्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन इट मींस के सिक्रीशन के प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर थोड़ी सी सिक्रीशंस की जाती है, स्पेशली फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन करने के लिए सिलेक्टिवली ल्यूमन में सिक्रीशन की जाती है। जैसे हम यहाँ पे कहें ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियम लाइनिंग है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियम लाइनिंग है, यहाँ से फिल्ट्रेशन, यहाँ से कुछ स्पेसिफिकली यानी कुछ सिलेक्टिवली लाइक हाइड्रोजन आयंस हैं उनको ल्यूमन के अंदर ऐड किया जाएगा। ये क्या है? ये एपिथेलियल लाइनिंग है। और ये क्या चीज है? ये इन ट्यूब्स की ल्यूमन, खाली जगह है, स्पेस है। तो एपिथेलियल लाइनिंग क्या करेगी? एपिथेलियल लाइनिंग जो कहने के फिल्ट्रेट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ से मूव डाउन कर रहा होगा, उस फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन आयंस, क्या चीज? हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे सिलेक्टिवली, क्योंकि सिक्रीशन करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि इस फिल्ट्रेट की पीएच को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो नेफ्रॉन की वर्किंग क्या थी? नेफ्रॉन की वर्किंग हमने 3 चीजें डिस्कस की। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन कहां पे होती है? ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन में। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन क्यों होती है? बिकॉज इसकी वॉल्स पोरस होती हैं और जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से ब्लड ट्रांसफर किया जाता है उससे एक फिल्ट्रेशन प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू रिमूव कर दिए जाएंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वुमेन्स कैप्सूल के जरिए, वुमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब जो फिल्ट्रेट बेसिकली यहाँ पे आया है, फिल्ट्रेट मतलब जैसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं, आप किसी चीज को फिल्टर करते हो तो ये आपके पास फिल्ट्रेट आता है, और जो चीज ऊपर रह जाती है वो क्या चीज होती है? वो रेजिड्यूज होते हैं।
ठीक है। तो जो आपके पास फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है बुमेंस कैप्सूल में, उसमें आगे फर्दर होगी रीएब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होगा? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेसिकली जो ब्लड से चीजें निकालकर बुमेंस कैप्सूल में ट्रांसफर की गई हैं, उनको आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हो। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बेसिकली बुमेंस कैप्सूल टीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी में ट्रांसफर होगा, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन भी होगी और सिक्रीशन भी होगी। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से होकर वुमेन्स कैप्सूल में आता है, उस फिल्ट्रेट में जितने भी इंपॉर्टेंट या यूजफुल कंपाउंड्स हैं उनको रीएब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेज दिया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, लाइक ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, या कोई भी सॉल्ट होगा या वाटर होगा, उसको रीएब्जॉर्ब करके वापस किडनी और किडनी से वापस बॉडी में भेजा जाता है, जो आगे फर्दर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद सिक्रीशन क्या होती है? सिक्रीशन क्या है? जैसे आपको बताया कि सिक्रीशन इट इज अ रिवर्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे क्या काम होगा? यहाँ पे टिब्यूल्स क्या करेंगी कि यहाँ पे टिब्यूल्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, जैसे भी ये कहा एपिथेलियल लाइनिंग ल्यूमन में, टिब्यूल की ल्यूमन में सिलेक्टिवली कुछ आयंस को स्क्रीट आउट करती है। किस लिए? ताकि पीएच को, जो फिल्ट्रेट है उसकी पीएच को मेंटेन किया जा सके। ठीक है क्लास, सो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने आज दो टॉपिक्स मेनली डिस्कस किए हैं, एक यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम की बेस पे हमने आज किडनी का स्ट्रक्चर देखा और साथ साथ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और वर्किंग को स्टडी किया है। इस पोर्शन में डायग्राम्स बहुत जरूरी है, डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। जैसे भी आपको बताया कि किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो अगर आपको डायग्रामेटिकली आता है तो आप उसको नीट एंड क्लीन बनाओगे और उसमें लेबलिंग प्रॉपरली करोगे ताकि आपको उसके पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल सके। ठीक है, लेबलिंग सारी होनी चाहिए। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है ये आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। अगर आप चाहो तो लेक्चर आपको बाद में इसकी इमेजेस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वरना अदरवाइज आप नेट से भी सर्च कर सकते हो। अगर बुक वाली इजी लगे आप बुक वाली कर लो, नेट पे बहुत सारी इसकी इजी इमेजेस दी गई हैं, इजी डायग्राम्स दी गई हैं, आप वहां से भी सर्च कर सकते हो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले इसकी इमेजेस दिखा दूंगी एंड देन हम इसके आगे कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लास साथ साथ लेक्चर याद करें, साथ साथ लेक्चर पढ़ें, बिकॉज ये चीजें साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ आएगी। अगर आप कहीं पे भी आपने बाद में इसको पढ़ा, कहीं पे भी स्टक हुए तो उसके पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, इसलिए लेक्चर को साथ साथ नोट डाउन करें और साथ साथ बुक की रीडिंग जरूर करें। थैंक यू क्लास। अल्लाह।